नीलम काम निपटाकर बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। गांव से पड़ोस के चाचा का फोन था। बिटिया, अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से। बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वैसे भी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। नीलम बोली, ठीक है चाचा जी, 1-2 दिन में आते हैं। बाबूजी को हम अपने पास ले आएंगे। बाबूजी का पुश्तैनी मकान है, वहीं रहते हैं। नीलम और उसका छोटा भाई राज दिल्ली में रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले राज को फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बाबूजी ने सारी ज़मीन बेचकर राज को पैसे दे दिए, कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखकर। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था। जब तक जीवित थे तब तक के लिए, बाकी सब बेच दिया था। नीलम को लगता था कि माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहाँ पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। वो लोग भी ध्यान रखते थे। दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मज़े से चल रही थी। नीलम और राज बाबूजी को लेने गांव के लिए निकल गए। पूरे रास्ते नीलम को लगा राज कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वो बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उम्र हो रही है, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। राज झिझकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं ऐसी क्या मुसीबत आ गई। नीलम शांत करने की मंशा से बोली, ठीक है, बाबूजी आखिरी समय में अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। राज गुस्से से बोला, दीदी, आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है। मैं 3 कमरों के फ्लैट में कहाँ रखूँगा उन्हें। पिंकी से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया है, वो बाबूजी का कोई भी काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी, लड़कियां हक मांगने तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पर पीछे हट जाती हैं। आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। आप क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? इतनी बड़ी कोठी है आपकी, जीजा जी की लाखों की कमाई है। नीलम को राज का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए तो कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप फ़ोन कर देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय पैसे की ज़रूरत है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुध लेने। नीलम बोली, चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति भी डॉक्टर हैं, रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं। एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आई। इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोली, पहले फ़ोन करवा देते, पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुझे क्या परेशान करता, वैसे भी वहाँ तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊँगा। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आए। तब तक पिता और बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए नीलम ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। राज का घर बहुत छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती। प्रतीक के एकदम तेवर बदल गए। वो सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी हैं। मैंने इतना बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं बनाया है, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले साहब ने कि पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी। मैं रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनभिज्ञ थी नीलम। रात दिन मरीजों की सेवा करते हो आप, मेरे पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना सा भी स्थान नहीं है? प्रतीक चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए, और मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। यह व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को राज के घर छोड़ आओ। नीलम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वो इतनी इज्जत करती थी, वो ऐसा बोल सकते हैं? नीलम को लगा, क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले बेटे के जन्म पर प्रतीक ने ये कहकर छुड़वा दी
कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी की क्या आवश्यकता है? तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तुम आराम से घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करो। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते उसके पास, या इतने सालों से घर का सारा दिन काम करने के बदले में पैसे की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते कि पिता की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाज़त नहीं थी। भाई से भी मन कर रहा था कह दे शादी में जो खर्च हुआ था वो निकाल कर जो बचता है उसका आधा आधा कर दे, कम से कम पिताजी इज्जत से तो जी पाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जवाब कुछ ना कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इन सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी। उसके बाद रिश्ते ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। अगले दिन प्रतीक के हॉस्पिटल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर नीलम बाबूजी के पास पहुंची तो वो सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मेरे कारण अपनी गृहस्थी खराब मत कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, कितने नहीं। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात कर ली है, जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मुझे वो लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहाँ छोड़ दे और निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी संभाल। बापूजी ने सब सुन लिया था। दामाद एक बार भी मिलने नहीं आया। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए पते पर उन्हें छोड़ने चल दी। नीलम उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी, ना कुछ बोलते ही बन रहा था। बापूजी ने ही कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हमउम्र लोगों के बीच खुश रहूँगा। 2 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हुए। नीलम का न किसी से बोलने का मन कर रहा था, न कुछ खाने का। फोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वो कैसे हैं। इतनी ग्लानि हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। तभी वृद्धाश्रम से ही फोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह के 9 बजे थे। कोई घर पर नहीं था। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी को भी सूचना भी क्या देना। राज ऑफिस चला गया होगा, उसे बेकार छुट्टी लेनी पड़ेगी। पूरे रास्ते नीलम रोती रही। कहना मुश्किल था कि पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर। आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई। 2 दिन, केवल 2 दिन प्रतीक ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वो दिल से प्रतीक का सम्मान करती। वृद्धाश्रम के संचालक के साथ मिलकर नीलम ने सारी औपचारिकताएं पूर्ण की। वो बोल रहे थे, इनके बहू, बेटा और दामाद भी हैं रिकॉर्ड के हिसाब से, उनको भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। नीलम कुछ संभल चुकी थी। बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बहू, ना बेटा और ना दामाद, बस एक बेटी है, वो भी नाम के लिए। संचालक ने कहा, परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। नीलम सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था। वो समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा अशांत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।